aqueous or non-aqueous solvent. Chemistry of a non-aqueous solvent. ये मेन टॉपिक है। फिर इस मेन टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ ए सॉल्वेंट। इसको डिस्कस करते हैं। एक्वस सॉल्वेंट और नॉन एक्वस सॉल्वेंट ये क्या होता है? जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको होने के लिए हमें कोई ना कोई सॉल्वेंट चाहिए। जैसे अगर हमें सालन भी बनाना है, सालन तो सब्जी का सालन भी बनाना है, तो हम सब चीज़ों को काट कर देगची में रख दें तो उसमें सालन नहीं बनता, हमें वहाँ पर पानी डालना पड़ता है। हमने कोई सब्जी बनानी है और सबको काट कर नमक मिर्च डाल के चूल्हे पर रख दो तो वो नहीं पकती, वो खराब हो जाएगी। लेकिन उसमें हमको वाटर ऐड करना पड़ता है। वाटर वहाँ पर क्या कर रहा होता है? वाटर वहाँ पर सॉल्वेंट का रोल प्ले कर रहा होता है। तो इसी तरह केमिकल रिएक्शन में सारे रिएक्टर्स को रख दो, तो अगर वहाँ पर सॉल्वेंट ना हो तो आपस में रिएक्ट नहीं कर पाते। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी सारी दुनिया में एक सॉल्वेंट माना जाता है वाटर, जो कि एक्वस सॉल्वेंट है। हमको यहाँ पर नॉन एक्वस सॉल्वेंट को ज़्यादा पढ़ना है। अगर हम सॉल्वेंट चेंज कर दें तो प्रोडक्ट डिफरेंट बन जाता है। यानी हमने एक सॉल्वेंट यूज किया तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर हम कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज करेंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बना लें। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट से ऊपर मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन aqueous solution. The reacting substance should be in a dispersed condition. यानी वो चीज जो रिएक्शन कर रही हो वो डिस्पर्स्ड कंडीशन में होती है, मतलब कि एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की शक्ल में होती है, फैली हुई होती है। दैट इज रिएक्टिंग सब्सटेंस या तो आयंस की शक्ल में होते हैं या एटम्स की शक्ल में होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स की शक्ल में होते हैं। इन ए सूटेबल सॉल्वेंट, किसी सूटेबल सॉल्वेंट में ये जो रिएक्टिंग सब्सटेंस हैं, अगर उन्हें वैसे ही रख देंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे, उनको कोई सूटेबल सॉल्वेंट चाहिए। बिफोर एन appreciable interaction can take place. इसमें ये बताया जा रहा है कि रिएक्टिंग सब्सटेंस किसी सूटेबल सॉल्वेंट में आयंस एटम्स की शक्ल में होते हैं और रिएक्टिंग सब्सटेंस को एक सूटेबल सॉल्वेंट चाहिए इससे पहले कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। बिफोर एन एप्रिशिएबल इंटरेक्शन कैन टेक प्लेस, ताकि एक एप्रिशिएबल का मतलब है अच्छा खासा, एक अच्छा खासा इंटरेक्शन हो सके, उसके लिए सूटेबल सॉल्वेंट जरूरी है। हम आमतौर पर केमिस्ट्री पढ़ते वक्त रिएक्टिंग सब्सटेंस पे बड़ा जोर देते हैं, बड़ा फोकस करते हैं
और सॉल्वेंट को इग्नोर कर देते हैं, सॉल्वेंट को भूल जाते हैं। हालांकि हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर हम सॉल्वेंट बदलते हैं तो प्रोडक्ट भी बदल जाता है। सॉल्वेंट की इतनी अहमियत है। We usually stress and focus on reacting substance। हम रिएक्टिंग सब्सटेंस पे स्ट्रेस देते हैं, फोकस करते हैं ऑनली, यानी हम सिर्फ रिएक्टेंट 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 करते रहते हैं और भूल जाते हैं सॉल्वेंट की अहमियत को, इग्नोर कर देते हैं सॉल्वेंट की अहमियत को। एंड इग्नोर द इम्पोर्टेंस ignore the importance of solvent and ignore the importance of solvent upon chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में जो सॉल्वेंट की अहमियत है उसको भूल जाते हैं। हमें ये याद रखना है कि बाय चेंजिंग द सॉल्वेंट रिएक्टेंट्स में गिव ए डिफरेंट प्रोडक्ट, कि अगर हम सॉल्वेंट बदल देंगे तो क्या होगा, तो रिएक्टेंट एक बिल्कुल मुख्तलिफ नया प्रोडक्ट देंगे। यानी रिएक्टेंट बदल देंगे तो जाहिर बात है प्रोडक्ट भी बदला जाएगा, लेकिन अगर रिएक्टेंट सेम रखते हुए सॉल्वेंट को बदल दो तो प्रोडक्ट नया बन जाया करता है। सॉल्वेंट की इतनी अहमियत है। बाय चेंजिंग the solvent, the reactant may give her together different product। फॉर एग्जाम्पल ये है कि अगर हम अमोनियम क्लोराइड एंड लिथियम नाइट्रेट को रिएक्ट करवाते हैं, अमोनियम क्लोराइड एंड लिथियम नाइट्रेट को रिएक्ट करवाते हैं तो ये रिएक्ट नहीं, तो ये एक्वस सोल्यूशन में रिएक्ट नहीं करते। यानी अमोनियम क्लोराइड और लिथियम नाइट्रेट को रिएक्शन करवाया गया वाटर में तो रिएक्शन नहीं हुआ, नो रिएक्शन। लेकिन यही अमोनियम क्लोराइड और लिथियम नाइट्रेट का रिएक्शन करवाया गया हम लिक्विड अमोनिया में, तो लिथियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बन गए, उस एरो का मतलब है प्रेसिपिटेट बन गए, और अमोनियम नाइट्रेट बन गई। अमोनिया यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो ये इससे हमें ज़रा सॉल्वेंट की अहमियत का पता चल गया। आगे हेडिंग डाल दे क्लासिफिकेशन ऑफ ए सॉल्वेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की अहमियत। सॉरी, सॉल्वेंट की क्लासिफिकेशन। सॉल्वेंट की क्लासिफिकेशन के कई तरीके हैं, उनकी फिजिकल यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे हम सॉल्वेंट की क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। सॉल्वेंट हैव बीन क्लासिफाइड in a number of ways depending on their physical and chemical properties। A common
A common classification based on proton donor, यानी क्लासिफिकेशन की एक तरीका यह है कि हम ये देखते हैं कि कौन सा सॉल्वेंट है जो प्रोटॉन डोनर है और कौन सा सॉल्वेंट है जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। कौन सा सॉल्वेंट है जो प्रोटॉन दे सकता है, कौन सा सॉल्वेंट है जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन ले सकता है। A common classification based on proton donor and proton acceptor property of solvent. एक को कहते हैं जी प्रोटिक और प्रोटॉनिक सॉल्वेंट। प्रोटिक और प्रोटॉनिक सॉल्वेंट। प्रोटिक और प्रोटॉनिक सॉल्वेंट ये ऐसे सॉल्वेंट हैं जिनमें हाइड्रोजन होती है और ये प्रोटॉन दे सकते हैं। प्रोटिक और प्रोटॉनिक सॉल्वेंट की डेफिनेशन लिखते हैं। प्रोटिक और प्रोटॉनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, यानी इनमें प्रोटॉन होती है। सॉल्वेंट सच एज अमोनिया या HF, अमोनिया NH3, HF हाइड्रोक्लोरिक एसिड and CH3COOH acetic acid which have hydrogen are known as प्रोटिक सॉल्वेंट। इनको प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। और इनमें दो टाइप्स होती हैं, एक वो जो आसानी से प्रोटॉन दे दें, दूसरा वो जो आसानी से प्रोटॉन दे नहीं बल्कि प्रोटॉन ले। इट हैज टू टाइप्स। ए टाइप, यानी एक टाइप ये है सॉल्वेंट such as HF, CH3, COOH और HCl। इनमें ये सलाहियत है कि आसानी से प्रोटॉन दे सकते हैं। which have strong tendency to donate प्रोटॉन, ये आसानी से प्रोटॉन दे सकते हैं। are called एसिडिक और प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। इनको एसिडिक या प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट हम कहते हैं। हम इनको एसिडिक या प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट कहते हैं। दूसरी टाइप है जी सॉल्वेंट सच एज NH3, अमाइन और N2H4। N2H4 होता है हाइड्राजीन, इसका नाम होता है हाइड्राजीन। विच है स्ट्रॉन्ग, इनमें प्रोटॉन देने की सलाहियत नहीं होती, इनमें स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, ये इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं और इनको हम कहते हैं बेसिक सॉल्वेंट, या इनका दूसरा नाम होता है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट।
प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। हमने अभी यहाँ तक पढ़ा कि एक प्रोटिक और प्रोटोनिक सॉल्वेंट है, यानी ये वो सॉल्वेंट हैं जिनमें प्रोटॉन लाजमी होगा। अब ये अलग बात है कि वो प्रोटॉन दे सकते हैं या प्रोटॉन ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट हो जो प्रोटॉन दे सकता हो तो उसे प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट या एसिडिक सॉल्वेंट कहेंगे, और अगर ऐसा सॉल्वेंट हो जो प्रोटॉन एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो उसे हम बेसिक सॉल्वेंट कहते हैं या फिर उसे प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट कहते हैं। ये ऐसे सॉल्वेंट हैं जिनमें जिनमें प्रोटॉन देने की सलाहियत हो। फिर एप्रोटिक एप्रोटिक और नॉन प्रोटिक, एप्रोटिक और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये ऐसे सॉल्वेंट हैं जिनमें प्रोटॉन नहीं होता। सॉल्वेंट सच एज SO2, CCl4, इसमें कोई प्रोटॉन नहीं है। और बेंजीन which may or may not have हाइड्रोजन, इनमें हाइड्रोजन नहीं है। अच्छा, ये सॉरी, एक मिनट। अच्छा, एप्रोटिक या नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट को कहते हैं जिनमें प्रोटॉन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये प्रोटॉन कभी देते नहीं। अगर इनमें प्रोटॉन नहीं होगा तो फिर बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन अगर होगा भी सही, जैसा कि बेंजीन में C6H6 इसमें प्रोटॉन होता है, लेकिन ये प्रोटॉन देता नहीं है। सॉल्वेंट सच एज SO2 ना ही प्रोटॉन लेता है, यानी इसका प्रोटॉन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा सॉल्वेंट जिसका प्रोटॉन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोटॉन कहते हैं हाइड्रोजन आयन को, प्रोटॉन कहते हैं हाइड्रोजन आयन। तो ऐसा सॉल्वेंट जिसका प्रोटॉन के साथ कोई लेना देना नहीं है उसे कहते हैं एप्रोटिक या नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट सच एज SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन which may or may not have which may or may not may or may not have hydrogen in their molecules, ना ये प्रोटॉन देते हैं न ये प्रोटॉन लेते हैं। नाइदर डोनेट नॉर एक्सेप्ट प्रोटॉन, ना तो ये प्रोटॉन देते हैं न प्रोटॉन लेते हैं। आर कॉल्ड एप्रोटिक और नॉन प्रोटिक। इनको एप्रोटिक या नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। ये दूसरी टाइप के हैं। ये पहली टाइप के हैं। अब एक तीसरी टाइप है, इसे हम एम्फीप्रोटिक कहते हैं। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, इसी को हम एम्फोटेरिक सॉल्वेंट भी कहते हैं। एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट such as acetic acid or water which have hydrogen
in their molecules and can act both as acids and bases, and consequently are amphoteric in nature. Are called amphoteric. Amphoteric solvent और एम्फीपैरोटिक। एम्फीपैरोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? Solvents such as acetic acid, water, which have hydrogen in their molecule, जिनमें हाइड्रोजन होती है, and can act, हाँ, ये एसिटिक एसिड और वाटर ये एक ऐसी चीज है जो जरूरत पड़ने पर एसिड की तरह एक्ट करती है और जरूरत पड़ने पर बेस की तरह एक्ट करती है। यानी ये एक ऐसी चीज है, वाटर एक ऐसी चीज है जिसे कहते हैं एम्फोटेरिक, यानी ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो ऐसे सॉल्वेंट को एम्फोटेरिक सॉल्वेंट या एम्फीपैरोटिक सॉल्वेंट का दर्जा दिया जाता है, कहा जाता है। तो ये जो हमने अभी क्लासिफिकेशन की है, ये किस बुनियाद पे की थी? ये प्रोटॉन डोनर या प्रोटॉन एक्सेप्टर की, प्रोटॉन दे सकता है या प्रोटॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टी, किस बुनियाद पे क्लासिफिकेशन की थी। अब एक नई क्लासिफिकेशन है जी, द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन like dissolve dissolve like or of two types, like dissolve like or of two types। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब है जो जैसा है वो उसी में हल होता है। पोलर पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सब्सटेंस हमेशा पोलर सॉल्वेंट में हल होता है, नॉन पोलर सब्सटेंस हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होता है। तो इसकी क्लासिफिकेशन भी है, इसको आयोनाइजिंग सॉल्वेंट कहते हैं। आयोनाइजिंग सॉल्वेंट में पोलर और आयोनिक सॉल्वेंट आते हैं। दूसरा है नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट में नॉन पोलर और नॉन आयोनिक सॉल्वेंट आते हैं। पहला है जी आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। आयोनाइजिंग सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो पोलर या आयोनिक इन नेचर होते हैं, यानी ये आयंस की शक्ल में होते हैं, इनके आयंस बन जाते हैं। पोलर का मतलब होता है ऐसी चीज जिस पर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो, एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो। These solvents are polar or ionic in nature।
ये पोलर या आयोनिक के नेचर होते हैं एंड हेंस dissolve ionic compound and hence dissolve ionic compound and initiate ionic interaction and initiate ionic reactions और इनका ionic reactions होता है. These exist as ions. ये ions की शक्ल में होते हैं in their pure state. ये अपनी pure state में ions की शक्ल में होते हैं. ये सारी चीजें आप लिखते जाएं क्योंकि आजकल जो GCUF का पेपर पैटर्न है वो भी सब्जेक्टिव है. 20-20 नंबर के सवाल आ रहे हैं. जब इतना मटेरियल कोई लिख देगा वहां पर 20 में से 17-18 नंबर तो उसे मिल ही जाएंगे. वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. These solvents are polar or ionic in nature and hence dissolve ionic compound. और ये ionic compound को dissolve करते हैं and initiate ionic reaction. और इनमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन. यानी ये एक दूसरे के साथ भी मिक्स होकर आयोनाइज हो जाते हैं. They show self ionization. They show self ionization. H2O plus H2O ये एक वाटर ने दूसरे वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इस वाटर ने प्रोटॉन दे दिया. इस वाटर ने जाकर प्रोटॉन ले लिया तो ये H3O पॉजिटिव बन गया ये वाला. और जिसने प्रोटॉन दिया था वो OH नेगेटिव बन गया. दोनों आयंस आ गए. बस यही आयोनिक. इसको हम आयोनाइजिंग सॉल्वेंट कहते हैं. पोलर सॉल्वेंट, आयोनिक सॉल्वेंट. इसी तरह एक और एग्जांपल देख लीजिए. ये लिक्विड अमोनिया था. ये दूसरा लिक्विड अमोनिया का मॉलिक्यूल है. इसने आपको प्रोटॉन दे दिया. इसने जल्दी से प्रोटॉन ले लिया और अमोनियम आयन बन गया और एक सॉरी एक नेगेटिव आयन बन गया. तो ये सारे आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स की एग्जांपल हैं. ये सारे आयोनाइजिंग सॉल्वेंट की एग्जांपल हैं. फिर है नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट. नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट. नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट भाई जो आयोनाइज नहीं हो सकते. इसकी एग्जांपल होती है C6H6 CCl4. ये आयोनाइजिंग नहीं हो सकते. These solvents are non-polar. ये non-polar होते हैं और नॉन आयोनिक इन नेचर. और नॉन आयोनिक इन नेचर होते हैं एंड हेंस dissolve only non-polar और न्यूट्रल कंपाउंड. और ये सिर्फ नॉन पोलर या न्यूट्रल कंपाउंड को हल कर सकते हैं. एंड डू नॉट इनिशिएट आयोनिक रिएक्शन. और ये आयोनिक रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते. आयोनिक रिएक्शन नहीं करा सकते. इनमें कोई सेल्फ आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी भी नहीं होती. दे डू नॉट अंडरगो सेल्फ आयोनाइजेशन. इनमें सेल्फ आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी भी नहीं होती. इनके एग्जांपल हैं C6H6 CCl4. फिर कुछ ऐसे सॉल्वेंट हैं
जिन्हें हम कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट, यानी हेडिंग डालें एक्वस एंड नॉन एक्वस, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। वाटर के अलावा जो दूसरे सॉल्वेंट है उनको हम कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट। वाटर को कहते हैं एक्वस सॉल्वेंट। द सॉल्वेंट other than water are called non-aqueous, are called non-aqueous solvent. एक मिनट, parent solvent concept. The group obtained, एक मिनट में जरा एक चीज रीड कर लूं. The group obtained as a result of self-ionization of the water and a non-aqueous solvent are analogous to each other. मेरे ख्याल में जो हमारे कोर्स आउटलाइन का ये वाला टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट में, इतना मटेरियल काफ़ी होगा। पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट का अगर क्वेश्चन आता है तो हम ये चीज़ें लिख देंगे, और अगर आता है टाइप ऑफ रिएक्शन इन ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट, टाइप ऑफ रिएक्शन इन ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट, तो फिर हमें वो एक नया टॉपिक है और इसको फिर पढ़ना पड़ेगा। तो जो हमारे कोर्स आउटलाइन का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट, तो उसमें ये जो 6 पेजेस मेरे बने हैं, इसका अगर आप आंसर लिख देंगे तो मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छे नंबर लिए जा सकते हैं। ठीक है जी, कोई सवाल आपके माइंड में आ रहा हो? नेक्स्ट भी हम इंशाल्लाह इनऑर्गेनिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, इसको डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।